अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल ख़ज़ा की आखिरी शाम, राइटर नाहिद चौधरी। अगर कोई और होता तो हमारी बात पे कभी यकीन न करता। सदफ अकीदत मंदाना लहजे में बोली। तभी गेट की तरफ से वो किसी से बात करता बरामद हुआ। ओह, तो देर की वजह ये है। मेजर शाहिद ने मलगजी रोशनी में जीप का अंदरूनी मंजर देखते हुए मैंने खेज लहजे और नज़रों से आतिफ की तरफ देखा। डोंट बी सिली, तफसील फिर कभी बताऊंगा। तुम बकिया मेहमानों को भी रुखसत करो। ओके, आतिफ टालते हुए जल्दी का मुजाहरा कर रहा था। सुनो तो अभी क्यों नहीं? मेजर शाहिद को तजस्सुस हुआ। प्लीज़ यार, आतिफ ने पलट कर मिन्नत से कहा तो शाहिद हाथ मिलाकर वापस मुड़ गया। सॉरी मोहतरम ख्वातीन, आतिफ ने सीट पर बैठते हुए माजरती लहजे में कहा और जीप को तेज रफ्तारी से चलाने लगा। सदफ सोच रही थी कि इसके घर वाले न जाने किस ख्यालात के मालिक होंगे और इनके बारे में क्या तासुर लेंगे, यकीन करेंगे या नहीं। इसकी आंखों में फिर से पानी बनने लगा। अच्छा, अब मैं चलूँ? राहील ने गेट के बाहर ही रुकते हुए कहा। अकेले जाओगे? आजिब ने खासा अहमकाना सवाल किया। जाहिर है भाई, तुमने अपने साथ आते हुए देखा किसी को? राहील ने इससे मुस्कुरा कर कहा। डरोगे तो नहीं? आजिम ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। कम ऑन यार, डर कैसा, आखिर मर्द बच्चे हैं। राहील ने किसी बड़े ही की तरह दोनों बाजू फैलाकर अकड़ते हुए कहा तो आजिब को हैरत होने लगी। फिर राहील ने इससे दूसरे दिन भी मिलने का वादा लिया और वापसी के लिए घूम गया। आजिब ने भी अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। सब टीवी लॉन्च में ड्रामा देखने में मसरूफ थे। इसने गनीमत जाना और अपने कमरे में घुसकर बैग निकालकर बैठ गया। इसके बाद गुजरने वाले दिनों में राहील और आजिब मजीद करीब आ गए थे। अब तो लैला को भी आजिब से लड़ने का मौका मुश्किल से ही मिलता था। ये तुम आजकल कहाँ होते हो? कहाँ हो? लैला की आवाज़ पे आजिब ने सर उठाया। ओ, वो अपनी और इसके घर की दरमियानी दीवार पे बैठी कोसीली नज़रों से इसकी तरफ देख रही थी। यही होता हूँ, जाना कहाँ है? आजिब हैरान सा दीवार के करीब आ गया। मुझे सब पता है, नए दोस्त जो बन गए हैं। वो लड़की और लड़का कौन थे? मैं सब देख रही थी। लैला शिकवा करती हुई छलांग मार के नीचे उतर आई और दोनों हाथ कमर पे बांध के इसके सामने आकर खड़ी हो गई। ओह, वो राहील और इसकी बहन सना थे। सच लैला, दोनों बहन भाई इतने मज़े से रहते हैं, इकट्ठे होमवर्क करते हैं, इकट्ठे खेलते हैं। बहनों के साथ कितना मज़ा आता है। आजिब को अब बहन का कुछ ज़्यादा ही शौक होने लगा था। लहजे में एक हसरत मनहा थी। ओह ना हो, रहते होंगे। लैला ने छोटी सी नाक सुकेरी। वो खुद भी अकलौती थी। लैला, तुम मेरी बहन बन जाओ ना। आजिब ने बड़े शौक से फरमाइश की। वाट, मैं क्यों बनूं तुम्हारी बहन? अपनी इसी सना को बनाओ। वैसे तुम जैसे बुद्धू की बहन तो वो भी नहीं बनेगी। लैला ने मुंह बनाते हुए साफ इनकार कर दिया। वो तुम जैसी नहीं, इतनी अच्छी है, जरूर बनेगी मेरी बहन। आजिब को शायद पहली दफा जोश आया। तो फिर बनाकर दिखाओ, मैं भी यही हूँ और तुम भी। लैला चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली। ठीक है, कल शाम को शर्त हारने का फाइन लेकर आ जाना। आजिब ने भी गोया डन कर दिया। ओके, मुझे पता है तुम्हें यह हारना पड़ेगा, लैला ने बड़ी यकीन से कहा और गेट की तरफ बढ़ गई। और अब आजिब परेशानी से सोच रहा था कि वो कैसे सना से बात करेगा। भला इसे क्या जरूरत थी मुझे भाई बनाने की? आखिर मुझे जरूरत ही क्या थी ऐसी बात करने की? आजिब ने खुद को कोसा। इसने जहन पर जोर देकर सब की जाए वकू का जायजा लिया। मोहम्मद इस वक्त किचन में रात का खाना तैयार करने में मसरूफ थी। डैडी अभी ऑफिस से ही नहीं आए थे। हमाद और जवाद भाई पढ़ने गए हुए थे। अदनान, अमाद और फवाद खेलने जा चुके थे। आजिब ने अपने ग्रे ट्रैक सूट की शर्ट हाथों से ठीक की और जो डैडी इसकी गेम के लिए लाए थे, जबकि आजिब सिरे से कोई गेम ही नहीं खेलता था। इसके बाद इसकी नजरें आसमान की तरफ उठ गई। सूरज चाचा अभी अच्छे खासे बाहर ही चमक रहे थे और इसकी गोल्डन सी रोशनी हर तरफ हर चीज़ को सोना रंग दे रही थी। यानी अभी 5 ही बजे थे और सूरज चाचा भी फिर भी खासे गुस्से में लग रहे थे। आजिब आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर निकल गया। रास्ते पर वो अल्फाज को तरतीब देता रहा कि कैसे सना से बात करेगा। थोड़ी देर बाद वो राहील के गेट के बाहर खड़ा था और ये देख कर तो एकदम खुश हो गया कि सना अकेली ही किताब हाथ में लिए लॉन में टहल टहल कर कुछ याद कर रही थी। सना इसे गेट पर देखकर वहीं चली आई। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए ना, इसने खलूस से कहते हुए गेट खोल दिया। वो आपसे एक बात करनी थी, आजिब ने झिझक कर कहा। मुझसे? तो फिर अंदर आइए ना। सना ने अपनी हैरत को दबाते हुए कहा। आप मेरी बहन बनेंगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं आजिब भाई? मैं आपकी बहन ही तो हूँ, जैसे राहील की वैसी ही आपकी। सना ने पूरे खलूस से कहा। सचमुच आप मुझे भाई समझती हैं? आजिब ने बेतहाशा खुश होकर पूछा। जी आजिब भाई, अब हम तीनों बहन भाई मिलकर पढ़ा और खेला करेंगे। सना ने पूरी यकीन लहजे में कहा। तो फिर कल आप राहील के साथ 6 बजे मेरे घर जरूर आइएगा। आजिब ने प्रोग्राम बताया। ओके, राहील आएगा तो मैं इसे बता दूंगी, सना मजे से बोली। तो आजिब इसे विश करता हुआ बाहर निकल गया। वो बहुत खुश था कि आज इसने लैला को शिकस्त दे दी थी। वो भी सब्री से वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा ताकि लैला को अच्छी तरह शर्मिंदा कर सके। और शायद पहली मरतबा सुबह वो वक्त से पहले ही उठ गया। जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म पहना और सबसे पहले वो नाश्ते की मेज पर पहुंच चुका था। वेल डन माई बॉय। डैडी की तारीफ इसका हौसला बढ़ा गई थी। स्कूल में दाखिल होते ही लैला को ढूंढा और फिर क्लासरूम में जाकर पता चला कि लैला आज आई ही नहीं। ओह, आजिब ने मायूसी से पाँव जोर से पटका। सारा जोश दरा का दरा रह गया था। जितने अल्फाज सोचे थे सब बक्से उड़ गए थे। खैर, शाम को सही। वो सर झटकर पढ़ाई में मसरूफ हो गया और फिर शाम को राहील और सना बड़े खुशगवार मूड में चले आए।
आजिब पहले ही से लॉन में इस्तकबाल के लिए मौजूद था। ये मैं आपके लिए लाई थी। सना ने रंग बिरंगे खूबसूरत ताज़ा फूलों का गुलदस्ता आजिब की तरफ बढ़ा दिया। और थैंक यू सो मच डियर सिस्टर। आजिब की आंखें खुशी से चमक उठी और दीवार से जांगती लैला के माथे के बलों में इजाफा होता गया। साफ जाहिर था कि वो हार चुकी है। सना इसे जहर लग रही थी। क्या है वो लैला साहिबा? रहील ने इधर उधर देखते हुए पूछा। जी फरमाइए, मैं हूँ लैला। कहाँ है वो लैला साहिबा? रहील ने इधर उधर देखते हुए पूछा। जी फरमाइए, मैं हूँ लैला। वो दोनों हाथ कमर पे टिकाए सामने खड़ी थी। बुरी आंखों में गुस्सा हीरे की कनी की तरह चमक रहा था। देखा लैला, तुम हार गई। आजिब जोश से चिल्लाया। चीखो मत, पता चल गया है। लैला खासी बदअखलाकी से बोली तो सना और रहील को खासा नागवार गुजरा। फाइन, देने पे गुस्सा आ रहा होगा ना दे, हम भूखे नहीं हैं। रहील ने गुस्से से नाक फैलाते हुए कहा। वो तो वैसे भी कुछ गर्म मिजाज रखता था। नहीं भाई, बुरी बात। अच्छे पढ़े लिखे बच्चे लड़ते नहीं। आइए लैला, और ज़रा तारुफ हो जाए। आप तो हो गई लैला और मैं हूँ सना। ये मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं अपनी लायकी की वजह से इनके साथ ही 8वीं में पढ़ती हूँ। सना ने बड़े खलूस से नरमी से तारुफ करवाया। आखिर में लहजा शरीर हो गया था। लैला भी अपनी जगह हजल सी हो गई। आई एम सॉरी सना, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। चलो आजिब, हम सब आइसक्रीम खाकर आती हैं। लैला नरमी से सुलझो लहजे में बोली तो सना ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ लिया और राहिल आजिब का बाजू पकड़कर गेट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो चारों बड़े अच्छे बेतकल्लुफ़ दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। असद को गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। इन दोनों में फरहीन पूरी तरह मीरा लोगों पे आशिक हो चुकी थी। ज़्यादातर वक्त जो कॉलेज से बच जाता इसके पास ही गुजारती। उस्मान, अयाज और शहाब के साथ वक्त गुजारता। अलबत्ता हमीदा बेगम अपनी अक्ल में ही रहती। कभी कभी यूं भी होता है कि जब इंसान अपने हालात से मुतमिन होने लगता है, आसूदगी और खुशहाली रास आने लगती है, तो कुदरत किसी दूसरे इम्तहान के लिए तैयार हो जाती है। आसिफ अब बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद हो चुके थे, लेकिन अचानक ही दिल के दौरे ने इन्हें किसी से कुछ कहने का मौका भी ना दिया और हमेशा के लिए खामोश हो गए। सारे घर में जैसे क़यामत बर्पा हो गई। किसी को किसी का होश नहीं था। ऐसे में फरहीन और सिकंदर ने ज़रा हौसले से काम लेकर ज़हरा और मीरा को बहलाने की कोशिश की। सिकंदर तो खुद गम से निडाल हुए जा रहे थे। मीरा को तो जैसे हालात ने गूंगा कर दिया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो गया। इसे अल्लाह ताला ने इतना बाहौसला कहाँ से समझ लिया था कि ऐसा भारी नुकसान इसकी किस्मत में लिख दिया गया था। नहीं ए अल्लाह पाक, मुझ में हौसला नहीं है, तो मेरे अबू को वापस से भेज दे। मैं ऐसे जिंदा नहीं रह सकती। मीरा फरहीन के गले लगी फरियाद किए जा रही थी और फरहीन की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे तसल्ली दे। असद को भी फ़ोन कर दिया गया था। सब इसे कह रहे थे कि आखिरी बार अपने अबू को देख लो। खुदा के लिए फरी, ऐसी बातें ना करो। मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ, मैं भी मर जाऊंगी फरी। मीरा बेहोशी में कहती हुई जैसे बेजान हो गई थी। 2 दिन तक वो खुशो ख्वाह से बेगाना रही और इसे पता ही ना चला कि इसके प्यारे अबू मिट्टी के नीचे दफन हो चुके हैं। ज़हरा इसके दोहरे सदमे से नडाल हो चुकी थी। ऐसे वक्त में हमीदा बेगम ने बच्चों समेत अपनी सारी तवज्जो और शफकत इन पर मरकूज कर दी। तीसरे दिन ज़हरा, उस्मान और फरहीन इसके पास फिक्रमंद बैठे हुए थे। मीरा होले से कराही, अम्मी क्या बात है मेरी जान, उठो मीरू, मैं कहाँ से इतनी हिम्मत लाऊं? मेरा कसूर यही है कि मैं अभी तक होश में हूँ। देखो ज़रा मानी की हालत, हमें हालात का मुकाबला करना है मीरो। अब इनके बगैर रहने की आदत डालनी है। ज़ोहरा इसका हाथ थामे दिक्कत बड़ी आवाज़ में कह रही थी और मीरा को यूं लग रहा था जैसे अब इसका दिल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। काश वो भी ऐसी तल्ख हकीकत बर्दाश्त करने के लिए जिंदा ना रहती। इसने गर्दन मोड़ कर बाई की तरफ देखा, जो भी सिर्फ मैट्रिक का स्टूडेंट था। इसकी उम्र अभी बहुत छोटी थी। अभी वो जिम्मेदारियां संभालने के काबिल नहीं हुआ था। बी बड़े वापी, उस्मान ने अपने मजबूत हाथ में इसका छोटा सा हाथ दबाकर कहा। मीरा अपने आंसू रोकती उठकर बैठ गई। इसे अपने इस छोटे से सहारे को अभी बहुत मजबूत बनाना था, इस टारगेट तक पहुंचाना था जो इसके अब्बू ने इन दोनों के लिए मुकर्रर किया था। अम्मी आप ना रोइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फरी प्लीज़ 1 कप चाय बना दोगी? मीरा ने माँ की हालत से नज़र चुराते हुए खामोश बैठी फरहीन से इल्तिजा की तो वो बीगी पल के लिए उठ खड़ी हो गई। दोपहर हो चुकी थी जब असद इसके कमरे में दाखिल हुआ। ज़ोहरा नमाज पढ़ रही थी और उस्मान सो रहा था। मीरा खामोश एक टक अपने अब्बू की तस्वीर को देखे जा रही थी। असद इसके बेड के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। ग्रे शलवार कमीज में वो भी थका थका लग रहा था। आसिफ चचा की अचानक मौत पे दुनिया की बेसबाती का मजीद एहसास हो रहा था। कैसी हो मीरू? असद की कुर्बत और बारी आवाज़ पे वो सिमट कर बैठ गई। जर्द रंगत, मैले कपड़े, चेहरे की तरफ बिखरे बाल और उसकी अंदरूनी और बैरूनी हालत बता रहे थे। जब दिल गम के एहसास से बोझल हुआ तो ज़रा सी तवज्जो पे भी संभलना मुश्किल हो जाता है। मीरा ने जवाब तो देना चाहा, लेकिन दर्दनाक घुटन की वजह से इसके सीने में अल्फाज दब के रह गए। तुमने खाना खाया? असद ने पहले जवाब का इसरार किए बगैर अगला सवाल कर डाला। जी, मीरा ने बहुत मुश्किल से कहा। झूठ, अगर खाया होता तो बोलने के लिए थोड़ी सी ताकत तो होती। असद ने बगौर इसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे मालूम है मैं ज़्यादा अरसे तक ना भूखी रह सकती हूँ और ना ही दुनिया से कटकर रह सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी अपने आप को तैयार करना है कि मैं अपने अब्बू के बगैर कैसे रह सकती हूँ। मीरा ने मुँह पे हाथ रखते हुए दबी दबी सिसकियों के दरमियान कहा। तब इसने भी पल भर के लिए बेबसी के एहसास से अपनी आंखें बंद कर ली। गोया
पलकों पे लरसते आंसुओं को दिल की गहराइयों में पलटा देना चाहता हो, लेकिन इसने जल्दी ही अपनी कैफियत पे काबू पा लिया कि वो एक बाहौसला फौजी मर्द है और वो यहाँ मीरा को तसल्ली देने आया था। आओ चलो नीचे, खाना तैयार है, असद ने नरमी से कहा। अभी दिल नहीं चाह रहा। मीरा ने इसकी तवज्जो पे मजीद बिखरते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर में उस्मान और चची जान को लेकर पहुंच जाओ। असद हुक्म देता हुआ उठ गया तो मीरा काफ़ी देर खुद को संभालती रही। शाम को इसकी एक खाला और 2 मामू भी पहुंच गए। एक बार फिर जख्मों के टांके उधड़ने लगे और फिर वक्त का पंछी लम्हों को अपने पड़ों में दबोचे अपनी उड़ान उड़ता रहा। सातों का सफर अपनी मंजिलें बदस्तूर तय करता रहा। संगे मीलों के निशानात उबरते और धुंधलाते रहे। गर्दिश के अमल में कोई ठहराव नहीं पैदा हुआ। सुबह इसी आबोताब से नुमदार होती रही। इन बीतने वाले शब रोज़ में हमाद और जवाद मजीद तलीम के लिए अमेरिका जा चुके थे, जबकि अदनान और फवाद क्रिकेट में थे। हमाद का शौक इसे इंजीनियरिंग में ले गया, जबकि डैडी की ख्वाहिश थी कि कोई तो बेटा फोर्स में जाए और इन्हें अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए आजिब बहुत मुनासिब लगा। और आजिब जिसने रहील के साथ प्रोग्राम बनाया था कि दोनों इकट्ठे ही मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, डैडी के सामने इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हामी बढ़ गया। रिजल्ट आउट हुआ तो आजिब ने फर्स्ट क्लास पोजीशन हासिल की थी। राहील ने बस नॉर्मली एक ग्रेड लिया था और लैला और सना बस खाली खोली पास होने पे दोनों लड़कों से काफ़ी मजाक उड़वा चुकी थी। अच्छा तुम पहले ट्रीट तो दो, ये जो 2.5 नंबर ज़्यादा लेकर अगर पोजीशन ले ही आए हो। लैला अपनी खसियाहट छुपाती हुई घास का तिनका तोड़कर बोली। इस वक्त वो लोग लैला के लॉन में बातें बनाने में मसरूफ थे। सना ने जोर शोर से तायीद की। राहील डैडी आर्मी ऑफिस से फॉर्म भी ले आए हैं, आजिम ने मुंह बनाते हुए बताया। लैला की बात पे ध्यान दिए बगैर तो क्या है, फिल करके भेज दो। राहील ने लापरवाही से कहा। समझो ना, एक तो मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है और दूसरे आजिब लड़कियों की तरफ देखकर चुप हो गया। कैसे कह देता कि इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। हम यहाँ से चलें ताकि मासूफ अपनी बात तो पूरी कर ले। अब हमसे भी सीक्रेट सिस्टम चलेगा। लैला आजिब की तरफ देखते हुए गुस्से से कहती हुई खड़ी हो गई। थैंक यू। राहील सर हिलाकर बड़े आराम से बोला तो सना भी गुस्से से उठ गई। आजिब ने आवाज़ भी दी, लेकिन काफ़ी गुस्से में गई थी दोनों। आजिब ने वैसे भी ज़्यादा इसरार ना किया कि वो राहील से मजीद बातें करने चाह रहा था। हाँ तो फिर। और दूसरे, राहील ने बड़े मज़े से आजिब के आखिरी अल्फाज दोहराए। दूसरे ये कि इंटेलिजेंस और जहानत के टेस्ट में तो निकल जाऊँगा, लेकिन बहादुरी के टेस्ट में से निकलना मुश्किल है। आजिब हाथों का तकिया बनाता हुआ गाज पे लेटकर मायूसी से बोला। क्यों? ब्रेवरी में कौन सा तुमसे तोपे चलवाएंगे या किसी चीते के पिंजरे में छोड़ देंगे? मामूली सा इम्तहान होगा, आराम से दे देना। राहील ने बड़े आराम से गोया काम ही खत्म कर दिया। यार ऐसी सूरत में मैं कुछ भी नहीं कर सकता जब बहुत सारी नजरें मेरी तरफ होंगी। आजिब का लहजा मद्दम उलझन लिए हुए था। कम ऑन यार, क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम अब बच्चे नहीं हो, काफ़ी बड़े हो चुके हो। यानी अब तुम्हारा कद 6 फुट 6 इंच है और अपनी इस जिसामत का ही कुछ लिहाज कर लो। राहील तेज आवाज़ में बोला। पता नहीं क्यों इतनी कोशिश के बावजूद आजिब इस सर के बाल हाथ में जकड़ कर चुप हो गया। मैंने पहले भी यानी बचपन में काफ़ी नोट किया, लेकिन तुम्हारे शर्मीलेपन पे महमूल किया। मैं नहीं समझता कि ऐसी भी कोई कैफियत होती है जो इंसानों को इंसानों से डराती है। वैसे क्या तुम अपने आप को बुज़दिल समझते हो? राहील ने इसे गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। हो सकता है ये भी बुज़दिली की कोई किस्म हो। आजिम ने बड़ी आसानी से इतराफ़ कर लिया। लानत हो यार तुम पे, बुज़दिल कहीं के। राहील ने गुस्से से एक दब इसकी टांग पे लगाई और तेज तेज कदमों से चलता हुआ गेट से बाहर निकल गया। आजिम ने गाज को दोनों हाथों से उदेर कर अपना गुस्सा निकाला। रात को डैडी ने इसे अपने कमरे में बुलवा लिया। वो फॉर्म और पेन पकड़े बैठे थे। बैठो बेटे, और बताओ कि तुम्हारी दिलचस्पियाँ क्या हैं पढ़ाई के बाद? जी कोई खास नहीं, बस जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ता हूँ। आजिब ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा। और खेल क्या खेलते हो? डैडी ने फिर पूछा तो आजिब सटपटा गया। गेम तो सिरे से कोई खेलता ही नहीं था। जी खेल तो इसकी ज़बान रुक सी गई। वट? आजाद साहब ने पेन जोर से मेज़ पर पटका। 2 भाइयों को तो खेल से फुर्सत ही नहीं मिलती और इन मसूफ को देखो, सिरे से कोई खेल ही नहीं खेलते। तुम एक नॉर्मल बच्चे नहीं हो सकते। लड़के तो इतने एक्टिव होते हैं, बात बात पे खेलने के बहाने ढूंढते हैं, और तुमने सारा बचपन इसी तरह गुजार दिया। फोर्सेज में तो चाको चौमल लड़कों की जरूरत होती है जो अक्काब की तरह दुश्मन पे चिपते हैं। सिर्फ पोजीशन से काम नहीं चलता। लगता है तुम खुद ही इंटरेस्टेड नहीं हो। क्यों, ठीक है ना? एजाज साहब ने तेजी से कहते कहते अचानक पूछ लिया। तेज नज़र इसके चेहरे पर जमा दी। आजिब एक बार फिर उलझन में पड़ गया। डैडी अब तो मैं आपको आर्मी में ही जाकर दिखाऊंगा, चाहे मेरा इंटरेस्ट हो या नहीं। आजिब ने एक अज़म से सोचा और कुछ कहे बगैर उठ गया। अजाज साहब ने भी ना रोका और सर कुर्सी की पुष्ट से टकाकर कुछ सोचने लगे। तीनों खाने के बाद टीवी पे लॉन्ग प्ले देखने में मसरूफ थी। राबिया ने अतिया बेगम को भी ज़बरदस्ती बैठाया हुआ था और इनकी गोद में सर रखे सोफे पे लेटी हुई थी। शफ़ भी ऊँग रही थी। वैसे भी आतिफ की वापसी तक इन्हें जागना ही था। रब्बू बेटा तुम तो सो जाओ, फजूल सा ड्रामा है। मुझे जुम्मे के मुबारक दिन देर तक सोना बहुत बुरा लगता है। अतिया बेगम ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए मोहब्बत से कहा। बस अब ख़त्म होने वाला है। रबिया ने झूठ बोला।
शफ मंदी मंदी आंखों से इसे देखते हुए मुस्कुराई थी, तभी जीप का हॉर्न सुनाई दिया। हाय भाई, इतनी जल्दी आ गए? शफ चौंक कर खड़ी हो गई। रबिया भी सीधी होकर बैठी और जल्दी जल्दी कपड़ों को दुरुस्त किया। शुक्र है खुदा का, जल्दी आ गया। अतिया बेगम मुतमिन सी होकर दाखिली दरवाजे की तरफ देखने लगी। अम्मी, बाई के साथ और भी कोई है? शफक की मुतजस्सिस नजरें जाली के दरवाजे के पार झांक रही थी। सर्दी में बाहर निकलने को दिल न चाहा। थोड़ी देर बाद पायदान पे जूते रगड़े गए और आतिफ ने अंदर झांका। अच्छा हुआ आप लोग जाग रही हैं, आइए प्लीज। आतिफ इनसे कहकर मुड़कर दरवाजे की तरफ देखकर कहने लगा। तीनों की मुतजस्सिस नजरें वहीं जमी हुई थी। दोनों डरते डरते अंदर दाखिल हुई। तीन खवातीन के अलावा आतिफ की नजरें भी मरकरी ट्यूब की रोशनी में इन्हें बगौर देख रही थी। कीमती लिबास और दिलकश नकुश वाली लड़कियां आतिफ के साथ इस नामुनासिब वक्त में। अतिया बेगम की वजाहत तलब नजरें बेटे की तरफ उठ गई। अताब एक साथ ही जबान से निकला, जीती रहो। अतिया बेगम ने नजरों का रुख मोड़ कर जवाब दिया, आइए बैठिए। शफ को अचानक अदाबे मेजबानी याद आ गई। झुकी झुकी नजरों वाली खूबसूरत लड़कियां से मुतासिर कर गई थी। सुनो, तुम इनके लिए खाने का बंदोबस्त करो। आतिफ ने जांचती नजरों से इनसे हटाकर बहन से कहा और माँ का हाथ पकड़कर इनके कमरे की तरफ ले गया। आप इजी होकर बैठिए ना। राबिया, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आई। शफ ने नरमी से कहा और उठकर जाने लगी थी कि सदफ ने इसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज आप खाने का तकल्लुफ मत कीजिए, हमें भूख नहीं। सदफ ने नदामत से भरपूर धीमी सी आवाज में झूठ बोला तो ज़ारा ने तरक कर इसकी तरफ देखा। वो तब तकरीबन मरने ही वाली थी। इतनी देर की दूर दोप और खौफ ने मिलकर सारी तवानाइयाँ छीन ली थी। चलिए चाय या कॉफ़ी तो चलेगी ना। शफ ने पुरखलूस बड़ा इसरार किया तो सदफ बेदम सी होकर मुस्कुरा दी कि अब मजीद इनकार की हिम्मत नहीं रही थी। रबिया इतनी देर से खामोशी से देखे जा रही थी। आप लोग इधर आ जाइए, हीटर के करीब इस कंबल के अंदर, आप बहुत थकी थकी लग रही हैं। रबिया ने शफ की जाने के बाद खलूस से कहा तो दोनों इस आफर को रस्मन भी न ठुकरा सकी कि मंजमद होते हाथ पाँव में लगता था, खून की गर्दश भी थम गई हो। जूते उतार कर कारपेट पे नरम गरम कंबल के अंदर घुस कर बैठ गई। सदफ ने दबी दबी पुरस्कून सांस ली। गुजरे मंजर याद करके फिर रोंगटे खड़े हो गए। अगर आप लोग कहाँ से आ रही हैं? राबिया ने सवालात की इब्तिदा की और इसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया। लाहौर से। सदफ की पलकें झुक गई। क्या करती हैं आप? राबिया ने इसकी लंबी सियाह पलकों को रश्क से देखते हुए पूछा। ज़ारा शायद ऊँग रही थी। मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, सदफ ने नपतुल्ला जवाब दिया। ओह, फ्यूचर डॉक्टर। पुप्पो जी मुझे भी डॉक्टर बनाना चाहती हैं, लेकिन मुझे ये पेशा पसंद नहीं है। लेकिन अब रबिया इसे बगौर देखती रुक गई। अब सदफ ने बेसख्ता पूछा, आपको देखकर दिल चाहता है कि ज़रूर बनूं? रबिया ने मध्यम सुरों में कहा तो सदफ एकदम हंस पड़ी। आप हंसती हुई भी अच्छी लगती हैं। रबिया तो गया इस पर आशिक होने का इरादा कर चुकी थी। शफ ट्राली घसीटती चली आई। इसने यकीनन तुम्हारा दिमाग खा लिया होगा। शफ ने जल्दी जल्दी चीज़ें समेटते हुए कहा। रबिया भी इसकी मदद करने लगी। सदफ ज़ारा का बाजू खलाकर खैरत से अपने सामने सजने वाले सामान को देखने लगी। आपके यहाँ चाय इतनी भरकम पी जाती है? समझ तो गई थी, लेकिन शर्मिंदगी का एहसास मार दे रहा था। प्लीज़ बिला तकल्लुफ़ खाइए, वरना शफ़क़ ने मोहब्बत बड़ी धमकी दी और रबिया का हाथ पकड़कर अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गई। दोनों ने हाथ धोने की जहमत भी गुवारा न की और जी भाई, अब बताइए ये खूबसूरत लड़कियां आपके साथ कैसे पाई जा रही हैं? शफ़क़ ने कमरे में दाखिल होते ही सवाल दागा। अतिया बेगम ने नागवारी से मुंह बनाया। अम्मी तो कमाल करती हैं। तुम ही बताओ कि जब उन्होंने मुझसे मदद मांगी तो क्या मैं इनकार कर देता? हमें भला वो क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं? आतिफ शायद इतनी देर से माँ को कायल करने की कोशिश कर रहा था, जब भी बहन के सामने झुंझला कर कह उठा, तुम्हें पता नहीं है कि हालात किस किस्म के हैं। आजकल लड़कियों ने भी ग्रुप बना रखे हैं चोरी चकारी के लिए। अतिया बेगम ने तीनों को एक साथ देखते हुए खदशा जाहिर किया। शफ़क़ को हंसी आ गई। अगर ऐसी बात होती तो मुझसे पहले गुजरने वाले इनका शिकार बन चुके होते। आतिफ तंग कर कहता दरवाजे की तरफ बढ़ा। पुप्पो आप गलत समझी हैं, वो तो मुस्तकबिल की डॉक्टर हैं, किसी बहुत अच्छी फैमिली की मेंबर लगती हैं। इतनी प्यारी लड़कियों पे शक न करे। रबिया ने दोनों बाजू इनकी गर्दन में हमाइल करते हुए मिन्नत से कहा तो अतिया बेगम ने आतिफ की तरफ देखा जो दरवाजे का हैंडल घुमा रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने ऊंची आवाज़ में पूछा। इन्हें किसी दोस्त के यहाँ ठहराने। आतिफ की नाराज़ आवाज़ उभरी। खुदा के लिए भाई, आप ही अकल इस्तेमाल कीजिए। हमारी कितनी इंसल्ट होगी कि हम दो मेहमानों को नहीं ठहरा सके। शफ़क़ ने इसका बाजू पकड़कर अंदर घसीटते हुए झुंझला कर कहा, पहले अम्मी जान से पूछ लो। आतिफ ने मुंह फुलाए जवाब दिया। अतिया बेगम को इसके अंदाज में हंसी आ गई। बिल्कुल बच्चे हो अभी तक, वो मोहब्बत से बोली। आतिफ मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। शफू जाओ इनके सोने का इंतजाम करो। माँ का हुक्म मिलते ही वो चपाक से बाहर निकल गई। मैं इसका दराज का बहुत नमाया लग रहा था। टाइम देखते हुए बालों में बुर्श फेरा और दरवाजे की तरफ लपका जहां राहील गेट से टेक लगाए खड़ा था। जल्दी चलो ना, पॉइंट निकल जाएगा। इसने रहील का बाजू भी घसीटा। निकल जाएगा नहीं बल्कि निकल चुका है, रहील ने बड़े आराम से बताया। और लड़कियां? आसिफ ने हैरत से पूछा। अब से ठीक 9 मिनट पहले यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी होंगी। रहील ने रिस्ट वॉच पे वक्त देखते हुए मजे से बताया। ओ आई सी, वही कल वाली नाराजगी यार, बड़ी टची हैं ये लड़कियां। आसिफ कल वाली बात याद करके मुस्कुरा दिया। चलो आज हम मेडिकल कॉलेज से फॉर्म ले आए। रहील ने फ़ौरन अपना प्रोग्राम सेट किया। तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। आजिब ने आहिस्ता से कहा। व्हाट? मैं अकेला? वो तुम्हारा एम कहाँ गया? डॉक्टर बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करने का? राहील चिल्लाया। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर बनकर ही मुल्क और कौम की खिदमत
सही खिदमत हो सकती है। तुम महज अपनी मस्बत सोच से भी अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचा सकते हो। आसिफ ने संजीदगी से पुर लहजे में कहा, सवाल ये है कि तुम किस अंदाज में मुल्क की खिदमत करोगे, मस्बत सोच से या राहील दानिस्ता रुक गया या आर्मी कैप्टन बनकर। आजिम ने पुरअज़म आवाज़ में राहील की बात पूरी की। मुझे एक बार फिर वट कहने दो कि तुम और आर्मी, अभी कल ही तो तुम नापसंदीदगी का इजहार कर चुके हो और फिर वो तुम्हारा ब्रेवी टेस्ट से खौफजदा होना। राहील हैरत से जल्दी बोला, जरूरी नहीं कि हर काम अपनी पसंद से किया जाए, कुछ काम दूसरों की पसंद से, दूसरों की ख्वाहिश पे भी किए जाते हैं। आजिब बड़े से जंगले की दीवार पे बैठता हुआ आहिस्ता से बोला, अब समझा। राहील जानबूझ के गला साफ करते हुए शरारत से हंसा। जी बिल्कुल गलत समझे हैं आप। आजिब इसका मतलब समझकर मुस्कुरा दिया। फिर गुजरने वाले दिनों में इसने अपने आप को न जाने कहाँ मसरूफ रखा कि लैला और सना अपनी नाराजगी भूल कर इसकी तलाश में चली आई, जबकि राहील मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद टेस्टों में बुरी तरह मसरूफ था। आंटी, ये आजिब आजकल कहाँ होता है? समीना बेगम लॉन में पौधों की सफाई में मसरूफ थी। लैला की आवाज़ पे मुड़ी, और आज तुम लोग को आजिब की याद कैसे आ गई? वो धीमे से मुस्कुराई। हम लोग तो इस उल्लू से नाराज थे कि इसने इतनी ज़बरदस्त कामयाबी पे हमें ट्रीट क्यों नहीं दी। लैला गुलाब का सुरख फूल तोड़कर सूंघती हुई बोली, तो बेटे मुझसे कहना था ना, घर पे जो भी कहते बना देती। वो आजिब बुद्धू कभी मुंह से किसी चीज़ के लिए नहीं बोलेगा। समीना बेगम हाथ धोती हुई खलूस से बोली, इस वक्त ये घर पे है या वैसे होना तो घर पे चाहिए कि शाम हो रही है और इस वक्त मैंने इसे कहीं जाते नहीं देखा। लैला इनके साथ आगे बढ़ती हुई कह रही थी, जबकि सना फिलहाल बिल्कुल खामोश थी। हाँ, इस वक्त तो अपने कमरे में है, तुम लोग चलो, मैं अभी चाय बनाती हूँ। समीना बेगम कहकर किचन की तरफ बढ़ गई। लैला ने इसके कमरे के दरवाजे को थपथपाया, 1 2 3। आखिर काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। सो रहे थे क्या? इतनी देर क्यों लगा दी? लैला गुस्से से चलाई। आप कर क्या रहे हैं आसिफ भाई? सना ने इसके पसीने से तर चेहरे को देखते हुए पूछा। कुछ नहीं। आसिफ ने रुमाल चेहरे पे फेरा। वैसे ये तुम लोगों का नज़ुल एक साथ कैसे हुआ है? इसने दोनों को देखते हुए पूछा। आसिफ, या तो हमें ट्रीट दे दो या मेजर फराज के घर से आज रात वो पीले कलमी आम ला कर दो। लैला इसे हुक्म देती हुई बोली, क्यों? तुमने मुझे चोरों का सरगना समझ लिया है कि बचपन की तरह? आज भी। आजिब ने आंखें निकाली। वैसे बात क्या है आजिब भाई, आज आप लैला से डरे नहीं? सना ने शरारत से लैला के बने हुए मुंह को देखा। क्यों? ये लैला है या वो जिनके पाँव पिछली तरफ होते हैं? आजिब ने बड़े बोलेपन से पूछा। तुम्हारा मतलब है कि मैं चुड़ैल हूँ? लैला दाढ़ी। क्यों भाई, ईमान से बताओ, ये मैंने कहा है क्या? आजिब ने फिर मासूमियत से पूछा तो सना बेतहाशा हंस पड़ी। भाई मुझे तो आप इन्वॉल्व ना करें। तो फिर आजिब क्या सोचा है तुमने? लैला ने इसकी तरफ देखा। यही कि माँ बदौलत के पास वक्त नहीं, वो भी फजूलियात के लिए, सो मेरी तरफ से सॉरी। आजिब बड़े मजे से कहता हुआ फिर कमरे में घुस गया तो लैला ने जोर से दरवाजे को ठोकर मारी। वैसे ये आज इसे हुआ क्या है? लैला पाँव से हिलाते हुए धीमे से बोली। क्या मतलब क्या हुआ है? ठीक ठाक तो थे, सना ने हैरत से कहा। पहले ये मेरी हर बात माना करता था, ना मानता तो ज़रा सी धमकी से फ़ौरन मेरे पीछे चला आता, लेकिन आज पहली मर्तबा। लैला पुरसोच अंदाज में कहकर रुक गई। जनाब, पहले इनका बचपना था, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तुम्हारा गुलाम बने रहे? सना इसके साथ चलती हुई लाउंज में आ गई। नहीं, बल्कि आज मुझे अच्छा लगा है। बचपन में जब ये हर एक की बात के रोब में आ जाता तो मुझे सख्त गुस्सा चढ़ता, फिर मैं चिढ़कर इसे और ज़्यादा तंग करती। लैला बचपन के दिन याद करती हुई बोली। वैसे सना ना जाने क्या कहना चाहती थी कि लॉन की तरफ से राहील की आवाज़ पे चुप होगी। थोड़ी देर बाद राहील भी अंदर चला आया। सनी घर वापसी तो तुम बिल्कुल भूल जाती हो। क्यों, खैरियत है क्या? सना खड़ी होगी। आप भी बुला रही हैं? और इन मोहतरमा को भी ले जाओ। इनके अगज भी बाहर टहल कर शायद इन्हीं के मुंतजिर हैं। राहील ने लैला की तरफ इशारा किया। बेफिक्र रहिए, मैं आगा जी से कहकर आई हूँ, आपकी तरह नहीं। लैला का मूड दोबारा बिगड़ चुका था। इससे पहले के बाद मजीद बढ़ती। समीना बेगम चाय की ट्रॉली लवाजमा से भरकर ले आई। ओ स्वीट आंटी, आपने सचमुच हमें बुला लेती ना? सना खज्जल सी होकर बोली। इट्स ऑल राइट बेटे, जाओ राहील इस बुद्धू को भी बुला लाओ, कुछ नहीं खाया इसने, तुम लोगों के बहाने जरा सा खा लेगा। इनकी बात पे राहील ने सर खिलाया और बाहर निकल गया। ये तुम कमरे में बंद होकर क्या कर रहे हो? राहील ने आजिब के कमरे से बरामद होते ही सवाल दागा। यार तैयारी हो रही है। आजिब ने इसे सारा प्रोग्राम बताने लगा। इसके बाद गुजरने वाले शब रोज़ आजिब में धीरे धीरे बहुत सी तब्दीलियां लाई। ये बात तो सब नहीं नोट की कि अब वो हर एक के साथ मिलता, डैडी से सियासत पे बहस भी होती और रोज़ शाम को गेम के लिए भी जाता। आहिस्ता आहिस्ता अपनी पसंद और नापसंद का इजहार भी होने लगा, लेकिन वो जो बड़ों के सामने इनसे बातें करते हुए या किसी सवाल का जवाब देते हुए घबराहट सी होने लगती, जुबान रुकने लगती। क्लास में भी प्रोफेसर जो भी सवाल पूछते इसे बहुत अच्छी तरह इनके जवाब आ रहे होते, लेकिन वो अपने अंदर हिम्मत ना पाता। जाहिर है इस वक्त सर की नज़रों के खसार में होता। मुकम्मल तौर पे तैयारी पूरी तरह हो रही थी। इसने फॉर्म फिल करके भेज दिया था। अब वहाँ से बुलावे का मुंतजिर था। राहील भी अपने फर्स्ट टर्म के टेस्टों में मसरूफ था। लैला और सना के भी मिड टर्म इनकी मर्जी के खिलाफ ही चले आए तो बड़बड़ाते हुए इम्तहानों को कोसते हुए तैयारी शुरू कर दी। काफ़ी सारे दिन तो सबको संभलने में लग गए। जालिम जिंदगी की ज़रूरतें ही ऐसी हैं कि वो ज़्यादा अरसे तक किसी अजीज हस्ती के चले जाने का मातम भी नहीं करने देती। शब-ओ-रोज़ का तसलसल जो आसिफ चाचा के चले जाने से बिगड़ गया था, अब फिर वही मसरूफियतें थी और तलखोशिरी यादें। अफसोस के लिए आने वाले भी जा चुके थे। असद वापसी की तैयारी में मसरूफ हो गया। इस अरसे में वो खुद और फरहीन मुसलसल मीरा
اس کی امی اور عثمان کی دلجوئی کرتے رہے۔ حمیدہ بیگم ایک بار پھر اپنے خول میں لوٹ گئی۔ میرا ان کے احسان تلے دبی جا رہی تھی۔ اب تو اسد سے بھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ اکثر وہ باپ کی محبت میں تایا کے پاس آنے لگی تھی۔ اپنے آپ میں اتنی مگن ہو چکی تھی کہ حمیدہ بیگم کی پیشانی پہ پڑی سلوٹیں بھی نظر نہ آئی۔ اسد جا رہا تھا، یہ تینوں ہی اداس ہو رہے تھے۔ عثمان بھی اب خاصا سنبھل چکا تھا۔ اس مرتبہ یہ لوگ اسے خدا حافظ کہنے خود ہی نیچے آ گئے۔ اسد نے بڑی حیرت اور خوشی سے گلابی کپڑوں میں ملبوس نازک سی میرا کو دیکھا، اداس سی الجھی ہوئی، ہمیشہ سے زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ گڈ گرل، ہمیشہ ایسے ہی نارمل رہنا، کبھی کسی غم پہ رونا نہیں۔ اسد نے دوسروں کو باتوں میں مصروف دیکھ کر اس کے قریب آتے ہوئے شگفتہ آواز میں کہا، اس سے بڑا غم اور کیا ہوگا؟ میرا نے بڑائی ہوئی آواز میں کہا، بلکہ نمکین پانی کے بوجھ سے لرزنے لگی تو اسد نے اسے غصے سے گھوڑا۔ کتنی جلدی اس کی ہدایت بھول گئی تھی وہ۔ اسے ڈانٹنے ہی لگا تھا کہ گاڑی کے ہارن کی آواز پہ بادل نخواستہ مڑا۔ طارق کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ تم ہر بار مجمع میں اضافہ کیوں کر لیتے ہو؟ طارق نے اس کے قریب پہنچتے ہی لتاڑا، تم کیوں جلتے ہو میرے چاہنے والوں سے؟ اسد نے پلٹ کر سب پہ نظر ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، بے فکر ہو، ادھار نہیں مانگوں گا، میرے پاس پہلے ہی کافی تعداد ہے۔ طارق نے باہر نکلتے ہی شو ماری تو اسد مسکرا کر سب سے ہاتھ ملانے لگا۔ حمیدہ بیگم بھی تیار ہو کر پہنچ چکی تھی۔ اسد نے فرحین کو کچھ ہدایات دی اور میرا پہ الوداعی نظر ڈالتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی کے گیٹ سے نکلتے ہی سب ادھر ادھر بکھر گئے۔ فضا ایک دم ہی بہت بوجھل سی ہونے لگی۔ میرا فرحین کے ساتھ لون میں ٹہلنے لگی۔ پورا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، پھولوں کی تازہ مہک سے بھیگی ہوا اور فرحین کی مزیدار باتیں، کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرا آئندہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب زندگی کو کس انداز سے شروع کیا جائے، اس عظیم خلا کو کیسے برداشت کرے۔ وہ بظاہر خاموش رہتی لیکن اس کا دل ہر وقت روتا رہتا۔ ماں کو سونا سراپا معصوم بھائی کی اتری صورت، ماں کا سونا سراپا معصوم بھائی کی اتری صورت، کاش اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی باری آزمائش کے قابل نہ سمجھا ہوتا۔ او خدایا، مجھے جینے کا حوصلہ اور نیا انداز بتا دے۔ اس کی روح تڑپ تڑپ کر اپنے رب سے فریاد کرنے لگی۔ اس کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ فرحین نے اسے سوئی کیفیت میں سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ کر روکنا چاہا، لیکن پھر افسردہ سی ہو کر خاموشی سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ کاش اللہ پاک آصف چچا کو میرا کی خاطر زندہ رہنے دیتا۔ فرحین کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ کافی دنوں سے ان لوگوں کے مل بیٹھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آصف خاصا جل گیا تھا اس صورتحال سے۔ یار تم کیسے دوست ہو؟ مجال ہے جو ذرا میری مدد کی ہو۔ اس دن آصف سیدھا رحیل کے کمرے میں جا گھسا جہاں وہ ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف تھا۔ جی، کس قسم کی مدد درکار ہے آپ کو؟ رحیل نے کتاب کو بند کرتے ہوئے آرام سے پوچھا۔ مجھے بتاؤ، میں کیسے فیس کروں گا ان آرمی آفیسرز کو؟ آصف کا لہجہ شدید الجھن لیے ہوا تھا۔ تو نہ کرو فیس، ایسی کیا مصیبت پڑی ہے؟ رحیل نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں یار، اب تو فیس کروں گا ہر صورت میں، بس میری یہ جو تھوڑی سی جھجک ہے یہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں ہزار کوشش کے باوجود میری زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ اور تو اور میں تو لیلا کے آغا جی کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ سچ، جب وہ بڑی بڑی مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سرخ سرخ آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہیں تو بس میرے رہے سہے اثار بھی خطا ہو جاتے ہیں۔ آصف دھیرے دھیرے اپنا تجزیہ کرتا ہوا بولا۔ ایک آئیڈیا آیا ہے میرے ذہن میں۔ رحیل کسی خیال کے تک چونک کر بولا۔ جلدی سے کہو۔ وہ یہ کہ میں، لیلا اور سنی تمہارا امتحان لیتے ہیں، یعنی آرمی آفیسرز بن کر۔ رحیل بڑے جوش سے بولا۔ ہو نہ ہو، بڑی اچھی ترکیب ہے نا؟ جس بات کا مجھے پہلے سے پتا ہوگا ان کے روم میں کیا خاک آؤں گا۔ آصف اس کی ترکیب رد کرتے ہوئے جلاخٹ سے بولا۔ تو پھر باہر میں جاؤ تم، کہ یہ تمہارے لیے سب سے بہترین جگہ ہے۔ نہ تم ہوگے، نہ میرا وقت ضائع ہوگا اور نہ دماغ خراب ہوگا۔ رحیل نے غصے سے کہتے ہوئے کتاب دوبارہ کھول لی تو آصف چند لمحے تو اسی کی طرف دیکھتا رہا اور پھر پاؤں پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ رحیل نے بھی تھوڑی دیر کچھ سوچا اور پھر خود بھی باہر نکل گیا۔ آصف جا چکا تھا۔ اس دن وہ ISSB کی کتاب پڑھ رہا تھا کہ ثنا چلی آئی۔ منہ لٹکا ہوا تھا۔ آؤ سنی، آؤ بیٹھو۔ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا۔ نہیں، اگر آپ مصروف ہیں تو میں پھر آ جاؤں گی۔ ثنا آہستہ سے کہہ کر مڑی۔ نہیں، کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، تم بتاؤ یہ منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ کس سے جرف ہوئی ہے؟ رحیل سے یا لیلا سے؟ آصف اس کی طرف دیکھ کر دھیمے سے مسکرایا۔ وہ تو خیر پرانے حریف ہیں، اب ایک نئے حریف وجود میں آئے ہیں۔ ثنا منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ کیا میں اس حریف کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ آصف پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آپ ہی کو تو بتانے آئی ہوں، اگر رحیل سے کہتی تو وہ تو اتنا جوشیلا ہے کہ غصے میں شاید جان ہی سے مار دیتا۔ آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ ذرا آرام اور تحمل سے بات کر لیں گے اس سے۔ ثنا اس کی کتاب کی ورگردانی کرتے ہوئے مزے سے بولے۔ اچھا، تحمل سے ہی؟ اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اب فار گاڈ سیک اس حریف کے نام سے بھی پردہ اٹھا دو۔ آصف اب اکتا گیا تھا لمبی تمہید سے۔ آصف بھائی ہمارے ایک پروفیسر ہیں، آج انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا۔ ثنا کی آواز بڑھا گئی۔ تو تم نے بھی تو مس بیہیو کیا ہوگا ان کے ساتھ، جبھی تو انہیں ڈانٹنا پڑا۔ آصف نے ثنا کی طرف بغور دیکھا۔ یہی تو رونا ہے اصل، بائی گاڈ، اگر میں نے مس بیہیو کیا ہوتا تو کبھی بھی ان کی شکایت نہ کرتی۔ سچ، سب کلاس فیلوز کے سامنے بلا وجہ ہی ڈانٹ کے رکھ دیا۔ میں نے اپنی غلطی پوچھی اور بھی ڈانٹا۔ ثنا کی آواز باقاعدہ رونے والی ہو رہی تھی۔ تو پھر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آصف نے سوال کیا۔ آپ ان سے پوچھیے کہ انہوں نے بغیر وجہ کے مجھے کیوں سب کے سامنے ڈانٹا، میری اتنی انسلٹ کیوں ہوئی۔ اب ثنا کے آنسو بھی ٹپکنے لگے تھے۔ اوکے بھائی، ہم اپنی بہن کے آنسو کی قیمت ضرور وصول کریں گے، آصف نے کھڑے ہوتے ہوئے اکڑ کر کہا تھا۔ تو ثنا اس کے انداز پہ مسکرا پڑی۔
वैसे इन ज़ात शरीफ का नाम पूछ सकता हूँ? इनको ज़ात शरीफ तो नहीं कह सकती, इनका नाम जमशेद है। सना ने नाक सुकूर के नफरत से कहा। अच्छा, फिर कल क्या यूनिवर्सिटी चलना होगा? वैसे वो तुम्हारी अटूट अंग मिस लैला इस वक्त कहाँ थी? इसके बकिए क्यों ना उधेड़ दिए मसरूफ के? आजिब ने बुए उचकाकर खैरत से पूछा। इसने भी कल ही छुट्टी करनी थी। ओके आजिब भाई, तैयार रहिएगा। सना दरवाजे की तरफ बढ़ी। रहील नहीं चलेगा कल? आजिब भी इसके साथ बाहर निकलता हुआ बोला। नहीं, कल इसका टेस्ट है। वैसे भी शुक्र है, वरना वो तो हंगामा खड़ा कर देता। सना डरकर बोली तो आजिब सर खिलाकर रह गया। सुबह वो जल्दी उठ गया, नमाज पढ़कर लॉन में चला आया, जहाँ सुबह अपनी मुकम्मल खूबसूरती लिए हुए इसकी मुंतजिर थी। नसीम शहर के जोंके पंत कलियों को गुदगुदा रहे थे। फूलों की खुशबू ने पूरे गुलशन को अपने वजूद की महक से मुअत्तर कर दिया। अतर अतर बीज हवाएं सब्जे को फूल की जिंदगी की नवीद दे रही थी। लेकिन यह सब बड़ा आर्जी साबित हुआ। जब सूरज की पहली किरण ने फूल की ताजगी को मुरझा के रख दिया तो आजिब भी तेजी से अंदर भागा। डार्क नेवी ब्लू जीन्स और आसमानी शर्ट पहनकर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो गया। पॉइंट में सना और लैला पहले से मौजूद थी। अगर कोई बात ना मिले करने के लिए तो मुझसे पूछ लेना। लैला ने जिरप की इब्तदा की। जाहिर है लड़ाई झगड़े में महारत तो तुम्हें ही हासिल है। आजिब ने फौरन हिसाब बेबाक कर दिया तो लैला मुंह बनाकर चुप हो गई। हाँ भाई, कहाँ है तुम्हारे प्रोफेसर साहब? इनके अपार्टमेंट के सामने उतरकर आजिब ने सना से पूछा। हाँ भाई लैला, इस वक्त कहाँ होंगे ये जमशेद सर? सना ने लैला की तरफ देखा। और इस वक्त तो वो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में होंगे। वहीं चलते हैं, अगर ना मिले तो कहीं और देख लेंगे। लैला ने कहते हुए कदम भी साथ बढ़ा दिए तो आजिब भी चलते हुए अपने जहन में अल्फाज को तरतीब देने लगा। आखिर को मुअज़्ज़िज़ उस्ताद थे जिनसे बात भी ज़रा अदब के दायरे में रहकर करना थी। अपनी हिम्मत को भी आवाज़ दी। इस वक्त तो और स्टूडेंट भी होंगे वहाँ। इसने ख्याल जाहिर किया। नहीं, इतनी सुबह कम से कम वहाँ कोई नहीं जाता। अच्छा है, आराम से बात कर लेंगे। सना ने बदस्तूर आगे बढ़ते हुए कहा। वैसे आज़ब भाई, अगर आप नहीं बात करना चाहते तो वैसे भी सगी बहन की तो बात ही और होती है। सना ने किनिखियों से इसकी तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता कहा तो आजिब एक झटके से रुक गया। व्हाट रबिश सनी, तुमने कैसे ये बात कह दी? मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का। तुम तो फिर मेरी बहन हो। अगर किसी गैर लड़की के साथ भी ऐसा होता तो वो मुझसे मदद मांगती तो मैं ज़रूर इसकी मदद करता। आजिब गंभीर आवाज़ में संजीदगी से बोला। तो तुम क्या करोगे इसके साथ? लैला ने पूछा। ये तुम चलकर देख ही लोगी। आजिब बड़ी आवाज़ में कहकर फिर चल पड़ा। आई एम सॉरी आजिब भाई, सना ने मरी मरी आवाज़ में कहा। लेकिन आजिब अनसुनी करता हुआ लाइब्रेरी में घुस गया। लाइब्रेरी सुनसान पड़ी हुई थी। बड़े बड़े शीशों के जारों में मैंडिक मछलियाँ और दूसरे जानवर की डिमियाँ पड़ी हुई थी। आजिब ने देखा सियाह गाउन में मलबूस एक साहिब इनकी तरफ पुश्त किए एक अलमारी के सामने खड़े थे। आजिब ने एक नज़र सारे कमरे पे डाली। कमरे में कोई और नहीं था। आजिब धीरे धीरे चलता इनकी पुश्त पे पहुंच गया और एक हाथ आहिस्ता से इनके कंधे पे रखा, महज मतवजा करने के लिए। वो साहब एक झटके से मुड़े। बड़ी बड़ी मूंछें, फ्रेंच कट दाढ़ी, नज़र का चश्मा लगा हुआ। आजिब ने देखा उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी। जी आपकी तारीफ? उन्होंने पूछा। मुझे तो आजिब कहते हैं। अब आप अपने मतलब फरमाइए। आजिब ने बगौर ऊपर से नीचे तक नज़र डाली। मुझे जमशेद कहते हैं, बारी सी आवाज़ में जवाब मिला। लड़कियां खामोशी से जायजा ले रही थी। कब से पढ़ा रहे हैं आप? आजिब इनके करीब आ गया। आप मुझे अपने ही बंदे लग रहे हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पल भर को रुका। मैं सिर्फ चंद महीनों से आ रहा हूँ। किस मजमून पे तबाह आजमाई करते हैं? आजिब ने दोनों जेबों में हाथ डालते हुए आराम से पूछा। नजरें बदसूर इनके चेहरे पे थी। अब आपसे क्या पड़ता? सच बात तो ये है कि मैं तो मैट्रिक फेल हूँ। इसने करीब आकर थोड़ा सा झुककर बड़े राज से बताया। व्हाट? आजिब उछल पड़ा। आपको यूनिवर्सिटी में इस हैसियत से घुसने की इजाज़त किसने दी? आजिब गुस्से से दारा। वो असल में किस्सा ये है कि पढ़ाते मेरे बड़े भाई हैं। वो आजकल ज़रा सैर व तफरी के लिए फॉरेन टूर पर गए हुए हैं। उंगली में की रिंग घुमाते हुए इसने बड़े अंदाज से जवाब दिया। आजिब का दौड़ाने खून तेज होने लगा। तो आपने सोचा कुछ अरसा लोगों को बेवकूफ़ ही बना दे? आजिब ने मुठ्ठियां बीसते हुए सख्त लहजे में कहा। ना, बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं, बल्कि वो थोड़ा रुक कर एक अंदाज़े बेनियाजी से मुस्कुराया, बल्कि थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। आप देखिए ना, आखिर को जवान बंदा हूँ, दिल जवान है, तो ऐसे में कौन काफर आराम से बैठे। तो जब भाईजान गए तो मैंने इनसे इजाज़त ले ली कि ज़रा चंद दिन रंगीन चेहरे देख कर दिलो दिमाग की तफरीह का बंदोबस्त हो जाए। भाईजान ने खुशी से इजाज़त दे दी। बात के इख्तिताम पे वो खासी बदजाती से हंसा और इसके साथ ही आज़ब का दिमाग मुकम्मल तौर पे घूम गया। इस वक्त वो अपने आप को किंग कॉन्ग का जानशीन समझ रहा था। यू डर्टी स्वाइन, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? गुस्से से तकरीबन दारते हुए इसने एक हाथ से इसका गिरेबान पकड़ा और दूसरे से एक जोरदार घूंसा जमशेद के पेट में लगाकर दोनों हाथों से इसे बुरी तरह झंझोर डाला। हाय मर गया बचाओ भाई, ये बंदा तो सीरियसली हो गया है। वो जोर जोर से चीखा तो सुना और लैला घबरा कर करीब आ गई। आजिब जरा आहिस्ता। लैला ने आजिब का बाजू पकड़ना चाहा। हट जाओ, मैं से जरा रंगीन चेहरों से लुत्फानंदोज़ तो करवा दूं। आजिब पर पूरी तरह दीवानगी तारी थी। वो जमशेद को अच्छी तरह मार रहा था। सदफ की आंखें नींद से बोझल हो रही थी। इतने महीनों से इम्तहान की तैयारी में रातों को जाग जाग कर बुरा हाल हो चुका था, जबकि ज़ारा एक मरतबा फिर गाफिल हो चुकी थी। सदफ ने मुश्किल खुद पर काबू पाया हुआ था। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए आतिफ पल भर को इसके पास रुक गया। सदफ ने बोझल पलके उठाकर इसकी तरफ देखा।
आप किसी किस्म के खौफ को अपने दिल में जगह दिए बगैर बेफिक्र होकर सो जाइए। आतिफ ने नजर फेरते हुए भरपूर तसल्ली देने की कोशिश की। सुनिए, इसके मुड़ते ही सदफ ने झिझक कर इससे पुकारा। जी, आतिफ को ये तिलस्माती माहौल लुत्फ दे गया। थैंक यू सो मच। सदफ की आवाज़ काम गई। आतिफ ने नागवारी से मुंह बनाया। ये लफ्ज़ मैं आइंदा ना सुनूं। आतिफ ने इसकी ख्वाबिदा आंखों में एक लम्हे को झांका और आगे बढ़ गया। आइंदा? सदफ ने दोहराया। यानी जब ये हमें हमारी मंजिल पे पहुंचा देंगे। इसने सर झटका और शफक की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो साथ आने के लिए कह रही थी। सदफ ने ज़ारा को बमुश्किल होशियार किया। वो जुमाया लेती हुई पीछे चल पड़ी। आपका घर बहुत खूबसूरत है। सदफ ने कॉरिडोर की दीवारों पर सजी गोल्डन फ्रेम वाली तस्वीरों को तारीफी अंदाज में देखते हुए कहा। शुक्रिया। ये है बई तुम दोनों का कमरा। शफक ने मुस्कुराकर कोने वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए कहा। आओ ना, रुक क्यों गई? देखो, घबराने की जरूरत नहीं। कभी कभी हर इंसान से कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है कि इंसान इस पे बहुत अरसे तक पछताता है। अगर सबक हासिल किया जाए तो शायद आइंदा कोई गलती ना की जाए। सिर्फ रात की बात है। सुबह तुम अपने ठिकाने पर होगी और फिर कभी हमारी याद भी नहीं आएगी। शफक अपनी तकरीर के इख्तिताम पर खुलूस से मुस्कुरा दी। शायद ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी मैं आप लोगों को ना बुला सकूं। आप लोगों से मिलाप के बाद थोड़ी सी खुशफहमी हो रही है कि कभी ज़िंदगी में कोई नेकी का काम किया है, वरना मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ ना करती। सदफ ने शफक का हाथ पकड़कर अकीदत से दबाया और बड़ाई आवाज़ में कहा। अच्छा, अब ज़्यादा डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं। ज़ारा को देखो किस मुसीबत में बैठी हुई है। बेफिक्र होकर सो जाओ। ओके, शब बखैर। शफक ने इसके रुखसार पर हल्की सी चिप्त मारते हुए कहा और तेज़ी से बाहर चली गई। ज़ारा तो गया इजाज़त की मुंतज़िर थी। झट रेशमी लहाफ ओढ़ कर लेट गई। सदफ ने एक तायराना नजर सारे कमरे पर डाली। कारपेट, डबल बेड, मुख्तसिर मगर कीमती डेकोरेशन पीस, खूबसूरत मनाजर वाली सीनरियाँ, हर चीज़ से नफासत टपक रही थी। वो एक गहरी सांस लेकर ज़ारा के करीब लेट गई। पहले ख्यालात का रुख अपने घर की तरफ मुड़ा। सब इसके हाल से बेखबर थे। करवट बदलते ही ज़हनी रूह आतिफ की तरफ मुड़ गई। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी शख्सियत हर लिहाज से भरपूर हो, यानी जहानत, शराफत और ज़ाहरी खूबसूरती। किसी एक में ये तीनों खूबियाँ कम ही नजर आती हैं। इम्तहानों से फरागत के बाद नावल पढ़ने का इरादा था, लेकिन अफसानवी सीन पहले ही हो गया। इसके होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आकर थम गई। ख्वाब में भी खौफनाक शक्लें और बाग दौड़ ही नजर आती रही। अतिया बेगम ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक नाश्ते में देर बर्दाश्त करती थी, लेकिन आज तो 8 बज चुके थे और अभी तक किसी के बेदार होने के साथ नहीं लग रहे थे। खान सामा की बेटी को शफक और राबिया की तरफ दुराया। सदफ काफ़ी देर से जाग रही थी, लेकिन अजनबियत के ख्याल से बिस्तर में ही लेटे रहना पड़ा कि उठकर कहाँ जाती। खिड़की का पर्दा सरकाकर सुबह की मलगजी रोशनी में सब कुछ धुंध में लिपटा नजर आया। नमाज के बाद दोबारा बिस्तर संभाल लिया। ज़ारा तो थकन उतारने के मूड में थी। तकरीबन 8:30 बजे दरवाजे पे दस्तक सुनाई दी। सदफ ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। मैडम, नाश्ता तैयार है। राबिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। आप लोगों को हमारी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। सदफ पजल सी हो गई। वाकई पहले हम लोग नाश्ता नहीं किया करते थे, आपकी वजह से करना पड़ रहा है। राबिया हल्के फुल्के तंज के साथ हंस पड़ी। प्यारी लड़की, तुम बहुत शरीर हो। सदफ ने छिपकर इसे देखा। यह आपकी दोस्त हर वक्त सोती ही रहती है। इन्हें जल्दी से उठाइए ईमान से। आज पहली मरतबा नाश्ते में इतनी देर हुई है। पुप्पो बेचारी इंतजार में बैठी हैं। रबिया ने यकदम जल्दी मचा दी। ये तो बहुत बुरी बात है। क्या सब अभी नाश्ता करेंगे? सदफ आतिफ के ख्याल से झिझक रही थी। जी जनाब, आतिफ भाई समेत सभी। रबिया ने ड्रेसिंग टेबल से ब्रश इसके हाथ में थमाते हुए बताया। सदफ ने हैरत से देखा। मैडम, ये आप अपने उलझे खूबसूरत बाल तो संभाल ले। गो कि मुझे तो ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पुप्पो को नफासत, सलीका और सफाई बहुत पसंद है। रबिया ने कुछ ज्यादा ही मुबालगे से काम लिया। ज़ारा उठो भाई, ये तुम्हारा बेडरूम नहीं। चलो जल्दी, फिर वापस भी जाना है। सदफ ने ज़ारा के करीब आकर झंझोड़ते हुए सरगोशी की। ज़ारा कसमसा कर फिर सोना चाहती थी कि अचानक रबिया पे नजर पड़ी और इसे जैसे इस मरतबा होश आया था कि वो किसी अजनबी जगह पे है। वो तरफ कर बेड से उतरी। रबिया दिलचस्पी से इसकी तरफ देख रही थी। ओ सॉरी। इसने हाथों से ही उलझे बाल समेटते हुए नदामत से कहा। आप जल्दी से नाश्ता के लिए तैयार हो जाइए, हम फिलहाल यहीं हैं। बस थोड़ी सी डांट खानी पड़ेगी। रबिया की बेतकल्फी पर वो मुस्कुराती हुई बाथरूम में घुस गई। ओ आजिब के बच्चे, खुदा के लिए अब तो छोड़ दो। ये मैं हूँ राहील। राहील ने बमुश्किल कहते हुए दाढ़ी मुझे एक झटके से उतारती। आजिब का हाथ मकैन की अंदाज में रुक गया। तुम? इसका ऊपर उठा हुआ हाथ हवा में ही मुअल्लिक रह गया। हाँ, मैं हाय जोर दुख रहा है। बड़ा अपनी तरफ से बुज़दिल बनता है। मुझ में हिम्मत नहीं, हौसला नहीं। ऐसे होते हैं बुज़दिल। लेकर मेरा तिया पांचा कर दिया। राहील अपना पेट और बाजू सखलाता हुआ इसे डांटता हुआ बोला तो आजिम ने एक और थप्पड़ इसके मुंह पर लगाया। लैला और सनम बेतहाशा हंस पड़ी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आजिम ने गुस्से से पूछा। तुम्हारे लिए ही ये स्वांग रचाया था। ये जो नाम नहाद बुजदली का पोस्टर लगाया हुआ था, इसे उतारने के लिए। अब बताओ हिम्मत है कि नहीं? लेके मेरी चूल्हे हिला दी। क्यों बड़ी लड़की हो? कैसा बहादुर है मेरा यार। रहील ने से सारी हकीकत बताते हुए आखिर में इन दोनों से फखरिया पूछा। मुझे तो पहले भी आप अपने आजिब भाई बहादुर ही लगते थे। सना बड़े लाड से बोली तो आजिब भी हल्का फुल्का होकर धीरे से मुस्कुरा दिया। चलो आओ, अब तुम्हारे प्रोफेसर की जरा
ड्राइंग करवा दी जाए। इसने रहील का बाजू पकड़कर सहारा देते हुए शरारत से कहा तो वह दोनों भी मुस्कुराती हुई चल पड़ी। गुजरने वाले दिनों में आजिब का खुद अपनी ज़ात पे इत्मीनान मजीद पुख्ता हो गया। इसने और रहील ने कराटे भी ज्वाइन कर लिए तो रही सही कमी वहाँ पूरी होगी। और जब इसने ऑरेंज बेल्ट हासिल कर ली तो आर्मी से इंटरव्यू लेटर आ गया। एजाज साहब ने इसे ढेरों नसीहतें कर डाली। रहील, सना और लैला की बेशुमार खदायातें और सना बेगम की बेशुमार दुआएं अपने दामन में लिए वो काकोल की हसीन वादियों में जा उतरा, जहां और भी हज़ारों लड़के आए हुए थे। मुख्तलिफ इम्तहानात शुरू हो गए। तकरीबन सारे टेस्टों में वो कामयाब रहा और ब्रेवरी का टेस्ट जिसका इसे खतरा था, जिसके लिए हज़ारों दुआएं की थी, वहाँ इतना बेहतरीन हुआ कि इसकी सारी थकन उतर गई। और आखिरी दिन फरागत मिलने पर वो काकुल की सरसब्ज वादियों में चलाया, जहाँ कदम कदम पे हुस्न बिखरा हुआ था। खिला खिला मौसम, फूलों की खुशबू से बोझल मातर ठंडी हवा इसके थके हुए जहन को ताजगी बख्श गई। वो शंकर के दरख्तों की इस कतार को देखने लगा, जिसके शला बदआमा फूल नदी के बहाव में खूबसूरत चिरागों की तरह जगमगा रहे थे। पानी का मुतरन्नम बहाव एक सुरीले गीत की तरह इन हसी शमों के गिर्द लरसता मालूम होता था। बुलंद दरख्त इसके सर के ऊपर एक दूसरे से गले मिल रहे थे और चमकदार धूप के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर पड़े हुए यूं दिखाई देते थे जैसे जमीन पे हीरे बिखरे हों। वो कुदरत की इतनी बेशुमार खूबसूरती को दिल ही दिल में सराखता हुआ बाजार चलाया, जहां सब के लिए तोहफे खरीदने थे। और फिर इसने सना और लैला के लिए शीशे के काम वाली कोटियाँ, काम वाली जूतियाँ ली। इसी तरह रहील और भाइयों के लिए, अम्मी अब्बू के लिए भी यहाँ की खास चीज़ें ली और लदा फंदा लौट आया। गो के इसे काफ़ी उम्मीद बन गई थी, लेकिन दिल में डर भी रहा था।